नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2020 के जो पेपर आपके 6 नवंबर 2020 को जो है वो हो रहे हैं, उनका हम सॉल्यूशन जो है वो करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने गणित विषय मैथ का इसी द्वितीय सेमेस्टर 2020 का पेपर सॉल्यूशन देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और सभी जो अभी तक पेपर हो चुके हैं उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर इससे पहले के सभी पेपर आप देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है, जो कि आपका पंचम प्रश्न पत्र होता है। द्वितीय गलत लिखा है, पंचम प्रश्न पत्र होता है, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका आया था तराइन का प्रथम युद्ध। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था तराइन का प्रथम युद्ध 1191, 1197, 1192 या 1194। इस प्रकार से चार ऑप्शन थे। तो फास्ट रिवीजन में मैंने बताया था, मैं फास्ट रिवीजन वाली वो पीडीएफ भी आपको दिखाता हूँ। ये आपकी पीडीएफ है जिसपे स्पष्ट तौर पर देखिए लिखा हुआ है तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। जहां पर तराइन का प्रथम युद्ध मैंने बताया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और मैंने साइड में यहाँ पर सन लिख के बताया था 1191 में पहला युद्ध हुआ था और दूसरा युद्ध मैंने लिख के बताया था 1192 में। तो आप क्या कहेंगे, आपका जो आंसर है वो यहाँ पर 1191, पहला वाला ऑप्शन 1191 ईस्वी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान जो है वो कौन था। तो सुल्तान से तात्पर्य यहाँ पर प्रथम शासक से है। ऐसा नहीं कि रजिया सुल्तान में सुल्तान लगाए तो आप सुल्तान इसको टिक कराए। इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान। तो मैं आपको फास्ट डिवीजन वाली पीडीएफ यहाँ पर भी दिखाता हूँ। तो ये जो है आपका गुलाम वंश है, जिसमें सबसे पहले शासक कौन थे संस्थापक के रूप में, कुतुबुद्दीन ऐबक। पर वास्तविक संस्थापक मैंने इल्तुतमिश को आपको बताया था। तो जहां पर जो पूछा गया है वो पूछा जो गया है वो किसको लेकर पूछा गया है, प्रथम सुल्तान को लेकर पूछा गया। तो प्रथम सुल्तान कौन था, आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको लेकर कंफ्यूज ना होइएगा कि प्रथम सुल्तान कुछ और है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी गई है, राइन, मिसिसिपी, नील या हुआंगो। तो ये तो जनरल नॉलेज का प्रश्न है। नील नदी जो है वो आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो होती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न चौथा। सक्रिय ज्वालामुखी का आपसे उदाहरण पूछा गया था, पोपा, विसुवियस, फ्यूजियामा या स्ट्रोम्बोली। तो मैंने दो ही आपको बताए थे डिटेल में। जब मैंने ये पढ़ाया था तो मैंने दो एग्जाम्पल सक्रिय ज्वालामुखी के बताए थे। ज्वालामुखी यानी कि जो एसएसटी की सेकंड सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। एक मैंने उदाहरण बताया था आपका इटली जो है उसका एटना, और दूसरा मैंने उदाहरण बताया था स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली और इटली का एटना, ये दोनों एग्जाम्पल बताए थे। और यहाँ पर देखिए पोपा, विसुवस, फ्यूजियामा, स्ट्रोम्बोली में स्ट्रोम्बोली लिखा हुआ है। तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण स्ट्रोम्बोली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो स्ट्रोम्बोली है इसी को हम भूमध्य सागर जो है उसका प्रकाश स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो आप कहेंगे स्ट्रोम्बोली को। अगला प्रश्न पांचवा है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए मैंने जो मॉडल पेपर बनाया था उसमें इसीलिए अनुच्छेद से एक प्रश्न रखा था, और मैंने शायद पूछा था आपसे अनुच्छेद 17 के संदर्भ में, जो कि आपका अप्रस्तुतता का अंत था। तो यहाँ पर भी समानता का अधिकार पूछे गए हैं। तो प्रश्न भी उसी सेक्शन से पूछा गया। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 आता है, और इसी 14 से 18 में मैंने 17 आपसे पूछा था जो मॉडल पेपर बनाया था आपके लिए। तो कहीं ना कहीं मॉडल पेपर देखा होगा आपने, तो आपको अवश्य हेल्प मिली होगी। सॉल्यूशन भी मैंने इसीलिए अलग से उसका करा दिया था। छठा प्रश्न है आपका, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो चार ऑप्शन है, अजमेर शरीफ या दरगाह अजमेर शरीफ जो है वो भारत का जो राजस्थान राज्य है इसके अजमेर नगर में जो है वो स्थित है। और यहाँ पर सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, ख्वाजा गरीब नवाज इनका अलग से एक नाम है, या पूरा नाम आप कह सकते हैं, पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से जाना जाता है। इनकी दरगाह जो है वो स्थित है और इस पे इनका मकबरा भी जो है वो स्थित है। तो आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं, बैंक ड्राफ्ट क्या है। साख मुद्रा है, वास्तविक मुद्रा है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा है या परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक को जानते चलते हैं और साथ ही ऑप्शन काटते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। ये क्या होता है, जब जो मुद्रा होती है उसके ठीक पीछे इसके मूल्य के बराबर सोना या चांदी या जो आरक्षित निधि है उसके रूप में रखा जाता है, तब जो ये मुद्रा होती है उसको हम प्रतिनिधि पत्र मुद्रा मुद्रा जो है उसके नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो है उस धातु या जो भी आप रख रहे हैं उसके उपलक्ष्य में या उसके एवज में तो उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये आपका होता है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, जो कि बैंक ड्राफ्ट में तो ऐसा होता नहीं है। तो आपका तीसरा ऑप्शन कट जाएगा।
परिवर्तनशील पत्र मुद्रा जो है ये प्रतिनिधि पत्र मुद्रा दो प्रकार की होती है। एक होता है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा और एक होता है अपरिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। तो परिवर्तनशील में क्या होता है, जब कोई देश में पत्र मुद्रा जो है इस प्रकार जारी की जाती है कि उसको जनता किसी भी समय सोने या चांदी में परिवर्तित कर सकती है, तो इस प्रकार की जो मुद्रा है उसे हम परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के नाम से जानते हैं। ये भी आपका बैंक ड्राफ्ट में नहीं आता। बैंक ड्राफ्ट आप बनवाते हैं जब आप फीस जमा करते हैं, आप देखते भी हैं। अब दो ऑप्शन बचे, साख मुद्रा या वास्तविक मुद्रा। तो इन दोनों में से आपका साख मुद्रा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप समझ लिए थोड़ा सा साख मुद्रा को। साख मुद्रा की जब बात होती है तो कहते हैं इसका अर्थ सामान्य रूप से कोई मुद्रा से नहीं होता, परंतु ये मुद्रा के रूप में कार्य करती है। जैसे आप जाकर बैंक में जाते हैं, बैंक ड्राफ्ट जो है उसे बनवाते हैं, उसके बाद जिस भी विद्यालय के नाम देते हैं पर्टिकुलर, उसको वो पैसा जाता है। तो क्या ये मुद्रा की तरह कार्य कर रही है। अब इसके लाभ भी होते हैं, जैसे आप कहेंगे कि साख मुद्रा के गिर जाने पर, खो जाने पर आर्थिक हानि की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि जो साख मुद्रा है उसका भुगतान बैंक द्वारा खाते में किया जाता है। तो इस टाइप से इसके लाभ भी होते हैं, पर यहाँ पर साख मुद्रा सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया। तो ऑप्शन को देखिए, 1020-21 ईस्वी, 1023 से 1024 ईस्वी, 1022 से 1023 या 1025 से 26 ईस्वी। तो मैंने आपको बताया था ये प्रश्न 1025 से 26 ईस्वी आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और केवल एक सन आपको कहना हो तो आप 1025 को ही जो है वो प्रेफर करते हैं। महमूद जो गजनवी हैं उनका सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र में, उस पर जो आक्रमण था ये। और इस मंदिर की लूट में इसने करीब 20 लाख दिनार जो है उसकी संपत्ति जो है वो लूट ली थी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था टॉपिक वाइज सारी चीजें पढ़िएगा, ताकि कैसे भी प्रश्न आए आप बिल्कुल भी गलत करके ना आए। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था। अकबर, शेरशाह सूरी, शेख अफगान या नादिर शाह। तो आप सभी जानते हैं शेरशाह सूरी ने जो है वो बनवाया था। बहुत ही चर्चित प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक महान या चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। ये तो प्रश्न मैंने एज इट इज आपको सुपरफास्ट जो रिवीजन कराया था उसमें दिखाया था। मैं देखिए पीडीएफ दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, मैंने बताया था, और यही आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका समुद्रगुप्त सही हो जाएगा। अभी तक 10 प्रश्न मैंने देखे हैं, 10 के 10 प्रश्न जो है मैंने एक एक प्रश्न कराया है। यदि आप देख कर गए होंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, लगभग 78.08% आप कह सकते हैं, कहीं कहीं डायरेक्ट 78% भी लिखा रहता है। 12वां प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को, जितने लोग देख रहे हैं, लाइक अवश्य कर दीजिएगा। देखिए मैं आपको इतनी शीघ्र से अति शीघ्र पेपर का सॉल्यूशन 2 अब तक करा भी चुका हूं, तीसरा करा रहा हूं, और साथ ही साथ इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आगे भी कोई पेपर आए तो आप यहां से प्रश्न गलत बिल्कुल ना करें। तो आप सभी लोगों का कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 12वां, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। सेम इसी टाइप का प्रश्न मैंने आपको देखिए मॉडल पेपर में भी दिया था, मैं आपको इसीलिए दिखा भी दे रहा हूं। देख लीजिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो किस चट्टान के उदाहरण है। इसीलिए मैंने आग्नेय अवसादी रूपांतरित सॉल्यूशन में बताया था कि यहाँ से एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल गलत करके नहीं आएंगे। पिछला वाला भी मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। ये देखिए, अपृष्ठता का अंत पूछा गया था अनुच्छेद में, तो ये 14 से 18 में ही तो आता है, 17 अनुच्छेद सही था। देख रहे हैं, आपका मॉडल पेपर से सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैं जो भी चीज बनाता हूँ पूरा अपना अनुभव मैंने पिछले 3-4 साल का यूज किया, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले। तो बात करते हैं यहाँ पर आंसर की। आप क्या कहेंगे कि जो आपका संगमरमर है ये भी आपकी एक रूपांतरित चट्टान होती है, क्वार्टजाइट है ये भी आपकी एक रूपांतरित चट्टान होती है, और साथ ही साथ आपकी स्लेट भी जो है वो रूपांतरित चट्टान है। क्योंकि जो मैंने आपको कराया था, मैं एक बार फिर से आपको वो चीज दिखाना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा। ये आप देखिए, जो मॉडल पेपर था इसमें ग्रेनाइट ही तो आपको मैंने ऑप्शन में दिया था, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो। तो ये सभी आंसर मैंने क्या बताया था, आग्नेय चट्टान के हैं। तो यही ग्रेनाइट ही तो आपको देखिए आपके प्रश्न में पूछा गया है। तो ग्रेनाइट तो आपका ऑप्शन आप अलग कर लेंगे कि ग्रेनाइट रूपांतरित नहीं है, ये आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। मैं इतनी सारी चीजें आपको क्यों दिखा रहा हूँ, रीजन ये है कि आप खाली ये आंसर ना मिलाएं, आप अपने दिमाग में
आंसर को जो है याद भी करते रहें। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली में ले गया, और चार ऑप्शन थे, दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजर या लाहौर। ये भी मैंने आपको फर्स्ट डिवीजन में कराया था, देख लीजिए फर्स्ट डिवीजन। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबसे पहला ही पॉइंट था, राजधानी दिल्ली से देवगिरी गई थी, और देवगिरी एक्चुअल में नाम किसका था, तो दौलताबाद का ही था। एक्चुअल में जो देवगिरी है ये आपका महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र के देवगिरी ले जाने का इसने फैसला लिया था, और जो देवगिरी है इसी का नाम इसने दौलताबाद रखा था। और ऑप्शन में वापस लौटते हैं तो क्या लिखा है, पहला ही ऑप्शन दौलताबाद, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 प्रश्न है आपका। तो प्रश्न पूछा गया था, अश्व अक्षांश से संबंधित है। यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे थे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। ये प्रश्न मैंने आपको नहीं करवाया था, क्योंकि ये आपका प्रश्न आपके SCRT PDF वगैरह में नहीं दे रखा है। मैंने वहां पर जो आपके कोर्स में था वो सारी चीजें कराई थी। बात करते हैं अश्व अक्षांश होता क्या है। तो ये अक्षांश ऐसे सिंगल आप ना डिनोट करके 30 से लेकर के 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण में अक्षांश के रूप में इसे परिभाषित करते हैं। अब 30, 60, 45 और 90 ऑप्शन है, तो आप 30 डिग्री के साथ जाएंगे तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो है आपका एक उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। वायुदाब आपके कोर्स में है, पर ये नहीं दे रखा था अश्व अक्षांश। बाकी आपकी कोई राजन भवन में दे रखा हो तो मैंने वहां पर नहीं देखा है। देखते हैं हमारा अगला लास्ट बहुविकल्पी है, गल्फ स्ट्रीम क्या है। चार ऑप्शन है, खाड़ी में एक नदी है, महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, या ध्रुवीय धारा है। तो आप क्या कहेंगे, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ये आपकी एक महासागरीय धारा होती है। और थोड़ा और डिटेल में कहेंगे तो क्या कहेंगे, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक महासागरीय धारा है। क्योंकि पूछा जाता है गर्म पानी और ठंडे पानी के अलग अलग, तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 16 नंबर है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। तो फर्स्ट डिवीजन में मैंने आपको बताया था, मौर्य साम्राज्य पर ले चलता हूँ। फर्स्ट डिवीजन वाली ये PDF है, इसमें सबसे नीचे आएंगे अंतिम शासक बृहद्रथ था। आपका बिल्कुल ये सही हो जाएगा, वह बृहद्रथ जो है आपका अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी मैंने आपको फर्स्ट डिवीजन पे कराया था, जल्दी से मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ दशावतार मंदिर। ये देखिए दशावतार मंदिर लिखा हुआ है, देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो ये भी मैंने आपको कराया था फर्स्ट डिवीजन में। ये फर्स्ट डिवीजन वाली PDF तुगलक वंश है, इसका संस्थापक पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका गाजी मलिक, या जिसको हम तुगलक गाजी के नाम से जानते हैं। और ये आपका गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर जो है वो बैठा था। तो आप लिखेंगे क्या, गयासुद्दीन तुगलक। आपका पूछा गया है ना कि तुगलक वंश का संस्थापक, तो संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। और थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो समय भी लिख सकते हैं, 1320 से 1325 इस गयासुद्दीन तुगलक जो है इसका समय था। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर दास जी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये तो हिंदी का प्रश्न यहाँ रख दिया गया। तो इनका जन्म काशी में लहर तारा, काशी में लहर तारा नामक, अलग अलग देखिए मतभेद बहुत हैं इसमें, तो काशी के लहर तारा आप कह सकते हैं नामक स्थान था, वहां हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था 20 नंबर, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं। तो अभी मैंने बहुविकल्पी में आपको बता दिया, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ये मैंने फर्स्ट डिवीजन में लिख के बताया था, लास्ट में जहां पर आपकी PDF स्टार्ट हुई खत्म हुई थी वहां पर मैंने लिख के बताया था, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर जो है इसको जो है वो मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो आप कहेंगे उत्पादन में वृद्धि से। तो नॉर्मल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। ज्वार भाटा कब आता है। तो आप क्या कहेंगे कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार, और ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन जो है आपका 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल होता है उसके कारण आता है। ये आपका ज्वार भाटा हो जाएगा। अगला है जीवमंडल की परिभाषा। तो इसमें वही सब लिख सकते हैं जिसमें सभी जीवित प्राणी, उनके संबंध जो है उन सबको एकीकृत किया जाता है, वो सारी चीजें। अगला है आपका जीवमंडल हो गया। सैल कितने प्रकार की, सैल तो शायद आपका ऊपर भी प्रश्न आया था। चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं, और नीचे पूछ लिया गया सैल कितने प्रकार की होती है। सैल ही को तो आप चट्टान कहते हैं, तो इसमें भी आप वही लिख देंगे जो ऊपर चट्टानों में लिखा। अगला है आपका सूर्यालय क्या है। सूर्यालय आपका अजीब यहाँ पर वर्ड है, जैसे कि आपका कार्यालय होता है। कार्यालय क्या होता है, काम करने का स्थान।
तो सूर्यालय मतलब सूर्य में, आलय मतलब स्थान को कहते हैं, तो सूर्य में रहने का स्थान। इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ के आधार पर आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। बाकी स्पेशली कोई और अर्थ होता हो तो मुझे नहीं मालूम, बाकी आपने कुछ और लिखा हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न 27 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त जो है वो वर्णन कीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में मैंने पास्ट डिवीजन में आपको एक लाइन बताई थी, वो मोहम्मद बिन तुगलक में नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखिए, लिखा है ना, दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और लिखा था इसका संक्षिप्त वर्णन। तो नाम भी आप लिख देते तो आपका काफी होता। बाकी से आप ज्यादा और डिटेल में परिभाषित कर सकते हैं अपने अनुसार। अति लघु में ही पूछा गया था, बाकी ज्यादा डिटेल में कोई आवश्यकता नहीं थी। अगला प्रश्न 28 है, नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के बारे में कानून जो है वो बताए गए हैं। तो हमारा देखते हैं अगला प्रश्न 29, खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम लिखिए। फास्ट डिवीजन वाले वीडियो में खिलजी वंश मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खिलजी वंश था, तो जैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है। लिखना तो आपको केवल 2 शासकों के नाम थे, तो यही दोनों आप लिख सकते थे, एक संस्थापक और ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतनी सारी चीजें मैंने बताई थी, तो नाम तो आपको जाहिर सी बात है याद ही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट अति लघु देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी जो बचे हुए पेपर है मैं आपको सबसे पहले जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करा सकूं और साथ ही साथ अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा सकूं जो आपको आगे भी हेल्प करेगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और जो कल आपके पेपर हैं जिसमें आपका इंग्लिश और बाकी पेपर हैं, उनका ऑलरेडी मैं सभी वीडियो करा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने सभी टेलीग्राम पर भेज दी थी। लास्ट आपका प्रश्न है कि स्थायी पवन जो है वो किसे कहते हैं? ये आपका जो है वो प्रश्न है। स्थायी पवन क्या होता है? तो आप कहेंगे जो स्थायी पवनें होती हैं इन्हीं को हम प्रचलित पवनें के नाम से जो है अभी कहते हैं, या इनके नाम से भी जानते हैं। और ये आपकी क्षैतिज रूप से जो है वो प्रवाहित होती हैं। और स्थायी पवनें पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है उसके प्रभाव से विकसित हो जाती हैं। तो अति लघु में ही आया था, 2-3 लाइनों में आप इसे परिभाषित कर देते, उतना जो है वो काफी होता। लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन मैं नहीं करा रहा हूँ, केवल आपको प्रश्न दिखा देता हूँ कौन कौन से आए थे। आग्नेय शैल की विशेषताएं पूछी गई थी, हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, भारत में औद्योगिक विकास का संक्षिप्त वर्णन, दिन रात होने के कारण पर प्रकाश डालिए। इसी प्रकार 35 नंबर था अपचय और अपरदन में अंतर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पष्ट कीजिए, गुप्त काल की विशेषता बताइए, वायुमंडल का संगठन स्पष्ट कीजिए, भारत की मौद्रिक नीति स्पष्ट कीजिए और मंगोल आक्रमण और उसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो सभी हमारे प्रश्न समाप्त हो गए। आपके टोटल 30 में से, क्योंकि मैंने अति लघु और बहुविकल्प भी बताए, तो 30 में से कितने प्रश्न सही रहे वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। ओवरऑल आपका कैसा पेपर रहा वो भी वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।